नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कमलेश्वर की कहानी आत्मा की आवाज़। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी आत्मा की आवाज़। मैं अपना काम खत्म करके वापस घर आ गया था। घर में कोई पर्दा करने वाला तो नहीं था, पर बड़ी झिझक मालूम हो रही थी। गोपाल दूर के रिश्ते में बड़ा भाई होता है, पर मेरे लिए वह मित्र के रूप में अधिक निकट था। आंगन में चारपाई पड़ी थी, उसी पर बैठ गया। भाभी खामोश सी चौके में बैठी थी। चूल्हे की आग मंझा गई थी। उन्होंने सुलगते कोयले पर घी की कटोरी गर्म होने के लिए रखी थी। मैं पहली ही बार इस घर में आया था, संकुचित सा बैठ गया। भाभी के पास इस तरह अकेले में बैठना अजीब लग रहा था और जाकर बैठक में चुपचाप बैठने पर संकोच लगता था, क्योंकि एक तो पराया घर और भाभी से पहली मुलाकात। कदम एकदम नहीं उठ पा रहे थे। शाम काफ़ी झुकाई थी। लालटेन जलाकर भाभी फिर वही चूल्हे के पास आकर बैठ गई। उस उमस और खामोशी के वातावरण में जी घबराने लगा। आंगन में बंधे तार पर पड़े कपड़ों की सिलवटों में अंधेरा भरता जा रहा था और जलते लालटेन का पीला पीला बीमार सा थकन भरा प्रकाश और उसके सामने पड़ने वाली वस्तुओं की फैली हुई लंबी लंबी काली छायाएं घुटन सी महसूस करते हुए बहुत झिझकते झिझकते कई बार कोशिश करने के बाद एक बार आवाज़ फूट ही पड़ी। क्या गोपाल भैया बहुत देर से आते हैं? अक्सर देर हो ही जाती है। वैसे ही बैठे बैठे भाभी ने निर्लिप्त भाव से कह दिया। मैं खामोश हो गया। अब और कोई प्रश्न भी नहीं था। निदान चौके की तरफ ताकता रहा और उकताकर उठना ही चाहता था कि भाभी बोली, आप खा लीजिए, भूख लग रही होगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अब शायद आते ही होंगे। हमसे कहा था कि 6 बजे तक ज़रूर आ जाएंगे। बहुत संभलते हुए घरेलू तरीके से मैंने कहा। चौके का धुआं तब तक साफ हो चुका था, पर घर के और हिस्सों से अधिक कालिख उसमें फैल चुकी थी। मैं भाभी की ओर गौर से ताक रहा था, क्योंकि यह तो तय था कि उनकी नज़रें मेरी ओर नहीं उठेंगी। एक काला काला सा भारीपन वहाँ की वायु में भर रहा था। कोई आवाज़ नहीं, ठहरा ठहरा सा सब कुछ, निस्पंद। भाभी जैसे इस ठहराव को जीवन में डालकर अभ्यासी बन चुकी थी। अभी शादी को साल भर से अधिक नहीं हुआ होगा, लेकिन यह गतिहीन ठहराव जैसे जीवन की हर रंगीनी को मिटा चुका है। घी कड़क उठा। भाभी ने उंगलियों से पकड़कर हटा दिया, कुछ इतनी आसानी से कि जैसे गर्म धातु जरा भी असर नहीं करती। न उंगली थरथराई, न कलाई ने जल्दी की। धुआं छोड़ती हुई ठिंगरी भी अब तक बिल्कुल चुप हो गई थी। काफ़ी देर बाद वह ऊबती हुई कुछ कहने जा रही थी कि गोपाल आ गया। मुझे देखते ही वह बोल पड़ा, काफ़ी अकेलापन महसूस किया होगा। क्या बताऊं, देर हो गई। मैं खामोश रहा। वह कमीज़ उतारते हुए कहने लगा, इन्हें तो बस रोटी गृहस्थी से काम है। अगर कनस्तर, डिब्बे और शीशियां ज़रा भी बुदबुदाना जानती तो शायद हमसे भी बात करने की नौबत ना आती। तब भला तुमसे क्या की होंगी? हाँ, भाभी बड़ी गंभीर मालूम पड़ती हैं। कहकर मैंने उनकी तरफ नज़र डाली। उनमें कुछ हरकत सी हुई थी, पर वह शायद पटा डालने के लिए थी। नॉट सीरियसली बट सिली, कहता हुआ गोपाल भीतर कमीज टांगने चला गया। खाना खाते वक्त गोपाल कुछ विरक्त सा हो रहा था। हर चौथे पांचवें कौर के बाद पानी पीता जाता था। हम दोनों साथ ही खा रहे थे। भाभी ने छिछकते हुए हाथ से रोटी थाली में रख दी। गोपाल ने झट से उठाकर रोटी के 4 टुकड़े कर दिए, कुछ इतनी आसानी से कि कोई खास बात नहीं थी। अरे, टुकड़े करने की क्या ज़रूरत है? गर्म तो नहीं है, और मैं लखनऊआ भी नहीं जो इतना तकल्लुफ़ बरत रहे हो। कई बार कहने पर भी जब नहीं माना तो मेरे मुंह से निकल ही गया, हद कर दी यार तुमने भी। भाई, मेरी उंगलियां अभी साबुत हैं। यह कहकर मैं मेहमान की बू मिटाना चाहता था। ये रोटियां हैं या नक्शे? कोई अफ्रीका का, कोई अमेरिका का।
मैं अप्रतिभ सा हो गया। यदि मैं बार बार ना टोकता तो शायद भाभी को यह लतीफ़ा ना सुनना पड़ता। थोड़ी देर बाद जब बाहर कमरे में आ गया तो बड़ी ही अजीब सी बात सुन पड़ी। शायद बगल वाले कमरे में ही गोपाल था। काफ़ी साफ सुनाई पड़ रहा था। मैं पानी की तरह रुपया बहाकर घर को ठीक रखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं तो आज एक नया ढंग पेश किया तुमने। इसी तरह की शर्मिंदगी मुझे हमेशा उठानी पड़ती है, और तुम अपने तौर तरीकों से बाज नहीं आती। तुम्हारी इतनी मजाल, रोटियां लग गई हैं। गोपाल तैश में कह रहा था। भाभी कुछ बोली थी। चटाक की आवाज़ और गोपाल का गूंजता हुआ स्वर। यही चाहती थी ना? मैं सोचता था कौन हाथ छोड़े, नहीं समझ में आता, और फिर हर बात का मुंह पर जवाब। बड़ी गंभीर बनी फिरती है। दूसरे दिन जब विदा होने लगा तो जी में आया कि गोपाल से उसके वहशीपन के बारे में कुछ कह दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। बाहर निकलने लगा तो दूर से ही मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। नीचे नज़र किए ही भाभी जी ने नमस्ते की। मैं सकुचा गया। वे ही सारी बातें मन को भारी किए हुए थी। उल्लास, खीज, विद्रोह, घृणा, प्यार, कुछ भी नहीं। आखिर कैसे जीती हैं वे। घर आते आते उदासी दूर हो गई। कमरे का ताला खोला तो पहली नज़र आए हुए पत्रों पर पड़ी। एक लिफाफे पर नज़र उलझ कर रह गई। यह पत्र अवश्य विनती का ही है, ऐसा मुझे विश्वास हो गया। बिनती, आखिर आज मैं तुम्हें याद आ ही गया। 2 साल बाद कुछ दर्द सा उठा। पत्र खोलकर पढ़ने लगा। प्रिय राजू, आज सहसा तुम याद आए हो। वास्तव में शादी के बाद लड़की के जीवन में महान परिवर्तन होता है। विवाह के बाद पुरुष को रहन सहन का कुछ ही ढंग बदलना पड़ता है, पर लड़कियों को तो पूरी आत्मा बदलनी पड़ती है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने अपनी आत्मा को बदलने की चेष्टा की है। एक कीमती आत्मा की हत्या भी इसीलिए की है कि वह तुम्हें प्यार करती थी। जब मैंने इस नए घर में कदम रखा था तो यही सोचकर कि मेरी आत्मा सदैव के लिए तुम्हारे पास है और शरीर इस नए घर का है। लेकिन बहुत ईमानदारी से कहूँ, बुरा मत मानना। कुछ दिनों बाद मेरी पसलियों की काया में कुछ नरम नरम स्पर्श सा महसूस होने लगा। आत्मा का स्पंदन होने लगा, और तभी से इस घर के दुख सुख मुझे सताने लगे। मुझे तुम्हारी उदारता पर विश्वास है, इसीलिए लिख रही हूँ। मेरी कही हुई बात की ईमानदारी को यदि तुमने ना समझा तो मेरे साथ अन्याय करोगे। सच यह है कि मैं तुम्हें भूलने लगी थी और अब भी बहुत याद नहीं करती। मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ, सारे आराम है यहाँ। मेरी माँ और पापा का अरमान कि उनकी इकलौती लड़की का रिश्ता किसी ऊंचे घर में हो, पूरा हो गया है। इससे मुझे बहुत संतोष भी मिलता है। शादी होने से पहले मुझे तुम्हारा मोह था। तुमसे दूर होने की सोचकर ही मैं घबरा जाती थी, पर अब यह सब एक मुलम्मे की तरह उतर चुका है। पर ये जिन्हें तुम अपना खुशनसीब जालिम मित्र कहते हो, बहुत कुछ तुम्हारी ही तरह हैं। तुम्हारी ही तरह हंसते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, उसी तरह चलते फिरते हैं। सब अंदाज वे ही हैं। हाँ, तुम्हारी आंखें ज़रा अधिक गहरी हैं, जिनकी पर बस मुझे याद आ गई। आज खाना पकाने वाली महाराजिन नहीं आई। घर की बहू हूँ मैं। खाना पकाने के लिए रसोई घर में गई, शायद पहली बार। जब वहाँ घुसी तो बरबस यह भाव जाग उठा कि तुम्हारे साथ यदि जीवन बिताना होता तो रोज़ ऐसे ही मुझे खाना पकाना पड़ता। तुम्हारे साथ जीवन की तमाम कल्पनाएं मेरे दिमाग में आ आकर समाती जा रही थीं। मुझे इस तरह रहना पड़ता। मैं यह करती, मैं वह करती। शाम को तुम्हारे आने की राह देखती, मैं खाना पकाती। तुम बीच बीच में आकर मुझे छेड़ते, कभी दाल में पानी ज़्यादा बताते, तो कभी रसोई घर में गर्मी से परेशान देखकर मुझे बाहर ले जाते। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। तुम्हारी हर बात याद आने लगी। अकेले ही रोटी बनाने बैठी तो लगा जैसे तुम अभी छेड़ने आ रहे हो। तुम मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से उभरे हुए थे। मेरी हर सांस में तुम बस गए थे। मेरे चारों ओर तुम थे। तुम्हारे पैरों की आहट हर तरफ से आ रही थी और मेरी हर रोटी
टेढ़ी हो जाती थी। हर गोल बनती रोटी टेढ़ी होकर बदशक्ल हो जाती थी। यह सब मुझे बहुत अपना सा लग रहा था, जैसे पुरानी आत्मा अपने पुराने रूप में वापस मिल गई हो। खाना खाते वक्त उन्होंने हंसते हुए कहा, वाह, यह तो किसी खास जगह की रोटियों का नमूना है। माता जी बोली थीं, अरे सीख जाएगी, इसमें हंसने की क्या बात है, अभी आदत नहीं है। पर राजू, मेरी आत्मा तो तुम्हारी आहट सुन रही थी। मैंने अपने आंसुओं को दोनों की नज़र बचाकर सुखा लिया। शायद किसी ने नहीं देखा, अगर देखा भी होगा तो समझ नहीं पाया होगा। मैं पत्र आगे ना पढ़ सका। घुटन, बेबसी, धुआं, खामोशी और उसमें उबती हुई आत्मा, वे बेबस उठे हुए हाथ और पानी भरी आंखें जैसे चारों ओर थीं, हर तरफ थीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।